हिंदी उपन्यास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर धरती धन्ना अपना। और ये हमारा सबसे लास्ट वाला उपन्यास है। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अब भाई पूरी वीडियो जरूर देखना और पूरी क्लास आप देखेंगे तभी आपको जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी और तभी आप पूरा सही कर पाओगे पेपर में। ठीक है। तो ये उपन्यास सबसे पहले आपको प्रकाशन वर्ष जान लेना है। पूरी वीडियो देख लेना। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे भी आप लोग कहने से करते नहीं हो, है ना। जिसको करना होता है ना उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर भी चलिए ठीक है, अच्छी लगे तो कर देना। यह उपन्यास 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना है। एक और उपन्यास था हमारा मानस का हंस, ठीक है, जो कि अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, वो भी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोनों का एक ही है। जगदीश चंद्र के द्वारा। और किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले, इसमें जिले का नाम आता है, पंजाब के होशियारपुर जिला है। उसके दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव, हाईलाइट कर रखा है मैंने गांव का नाम। मैं एक बार फिर आपको पीछे लेके चलती हूँ। जो हमारा मेला आंचल उपन्यास है उसमें मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर हम पढ़ें, मेला आंचल हमने देखा, उसके बाद राग दरबारी में सिपालगंज का वर्णन किया गया है। जिंदगी नामा जो उपन्यास है उसमें जट्टा, मतलब जट्टा गांव का वर्णन किया गया है ना। तो याद रख लेना, जट्टा याद है मेरे को। और जो ये उपन्यास है धरती धन्ना अपना, इसमें घोड़े वहां गांव का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये 4 उपन्यास है जिनमें गांव के नाम पूछे जाते हैं। इस उपन्यास के केंद्र में काली व ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, ये दर्शाने की इसमें कोशिश है जो की गई है। ठीक है। तो ये दोनों का नाम याद रखना। और पूंजीवादी सभ्यता के द्वारा हरिजनों का शोषण किस प्रकार होता है उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी भूमिका। ठीक है। भूमिका मैंने जिन भी उपन्यासों में लगी हुई है उन सबकी पढ़ाई है ना। अगर आपने पिछले उपन्यास नहीं देखे हैं तो भाई जरूर देख लेना। मैंने मोस्टली सभी उपन्यास करवा दिए हैं। तो धरती धरना अपना, ये जगदीश चंद्र जी का है और इन्होंने भूमिका में लिखा है मेरी ओर से, यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से ही लिखा है। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना वेदना की उपज है। यानी कि जो लेखक है वो कहते हैं कि ये उपन्यास जो मैंने लिखा है वो मेरे किशोरावस्था, यानी कि पूर्व समय का जो समय था, पूर्व जो समय था उसकी अविस्मरणीय, यानी कि जो भुलाया नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अविस्मरणीय, ऐसी कुछ यादें और उनके दामन में छिपी हुई एक अदम्य वेदना की उपज है। तो आगे देखते हैं। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन, यानी कि पंजाब का एक गांव का नाम आता है रलहन, जहां पर ये इनका ननिहाल था लेखक का, और वहीं पर इनका जो किशोरावस्था है वो गुजरा था। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। ठीक है। किस सिलसिले में जाता था लेखक? तो ये नाना जी की जमीन जोतने वाले जो लोग थे उनके आसपास जाना पड़ता था। उस कारण हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी गांव में, ठीक है, लेकिन कुछ मर्यादाएं जरूर थी। जैसे ऐसा होता है ना कि उनके घर का पानी नहीं पी सकते या उनके घर में अंदर नहीं घुस सकते, या उन लोगों से हम टच नहीं हो सकते, है ना। इस तरह की मर्यादाएं गांव में होती थी, है ना, और शायद कहीं न कहीं आज भी होती हैं। कुछ परंपराएं और सीमाएं तो थी जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। गांव का दौहित्र होने के कारण, दौहित्र यानी कि गांव का दौहित्र आप जानते होंगे किसको बोलते हैं? भाई नाना नानी जहाँ पर रहते हैं, है ना, बच्चा वहाँ का दौहित्र होता है। उस होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी-छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। ठीक है? यानी कि जो किशोर मन था आप जानते हो वैसे भी वो तूफ़ानी अवस्था होती है, और बच्चे क्या है कि वो नई-नई चीज़ों को कहीं न कहीं जानने की कोशिश करते हैं, है ना? तो वो जब किसी चीज़ को मना करते हैं ना, बच्चों में ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको जहाँ जाने से उसे रोकोगे वहाँ बच्चा और ज़्यादा उसका मन मतलब ललायत हो जाएगा वहाँ जाने के लिए। जिस काम को करने के आप मना करोगे, उसी काम को करने का ज़्यादा उसका जो मन है वो उथल-पुथल मचाएगा, ठीक है? तो जीनी सी दीवार को तोड़कर जो बंधनों की ये दीवार थी उसको तोड़ना चाहते थे लेखक, और लोगों की आँख बचाकर वह उनमें गया भी, है ना? लेखक बताते हैं कि लोगों की आँखें बचाकर मैं उनमें गया, यानी कि अंधेरी कोठरियों की बात करें, उन छिपे रहस्यों को जानने के लिए मैं ग गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। है ना? वो आँख बचाकर जब लोग उन्हें नहीं देखते थे, तो वो उनके घरों में घुस जाया करते, तो उनके रहस्यों को जानने की कोशिश किया करते थे। गाँव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में
विद्रोह की ज्वालाएँ भड़क उठी, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। है ना? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और ज़रूर आपके मन में भी ऐसा कभी न कभी आया होगा। उपन्यास लिखने जैसी चीज़ से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। मतलब ऐसा उस समय किशोर ने क्या सोचा था, उस समय एक किशोर बालक था, उसने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वो इस बात पर उपन्यास लिखे, वो इन चीज़ों पर उपन्यास लिख दे, है ना? बड़ा होकर लेकिन ये चीज़ें सामने आई। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ गया। परंतु वर्ष में 1 आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहता। मैं हर साल यही देखता कि गाँव में मर्यादाओं की जो सीमाएँ हैं वो टूटनी तो दूर रहीं, है ना? मर्यादाओं की जो सीमा है वो आज भी वैसी की वैसी हैं, बल्कि उनकी जो जकड़न है वो दिनों-दिन सख्त होती जा रही है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण वो अर्थशास्त्र के छात्र लेखन पूछा जा सकता है पॉइंट, है ना? एक-एक पॉइंट आजकल पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? आजकल कपड़ों के रंग भी पूछ लिए जाते हैं, आँखों का रंग अभी ये प्रश्न आया था, ठीक है? अपना-अपना भाग्य नामक जो उपन्यास है उसमें से कहानी है जो है ना जैनेंद्र की उसमें से आया था, तो बच्चे के आँखों का रंग कैसा था? तो अर्थशास्त्र का छात्र था लेखक ये ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा है ना आप एक जगह पर आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट्स बनाते चला करो, ठीक है? वैसे तो ये सभी नोट्स ही हैं, है ना? अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हो तो अभी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो नाम मात्र की फीस में। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे इस सामाजिक दुरावस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लग गया था। मैं ये सब देख कर के बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग-युगांतरों से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। ठीक है? मतलब धीरे-धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अर्थशास्त्र का छात्र था, तो उसे जो आर्थिक कारण थे उनका तो पता चल गया था इस सामाजिक दुरावस्था के पीछे, है ना? लेकिन ये सब देख कर के वो बहुत ही विचलित होते कि आर्थिक अभावों की चक्की में युग-युगांतरों से जो लोग पिस रहे हैं, वो आज भी उन्हीं यातनाओं को भोग रहे हैं। मध्यकाल के समय पर जो यातनाएँ दी जाती थी, आज भी उन्हीं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस ज़मीन को वो जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, वो भी उनके नहीं हैं। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बाँध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। यानी कि यहाँ अब उनके मन में कहीं न कहीं उनके जीवन को वो चित्रित करने का जो संकल्प है वो ले चुके थे। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का जो मूल प्रेरणा है वो मूल प्रेरणा इनको कहाँ से मिली है? तो वो इन्हीं चीज़ों से मिली है। इतना समझ में आ गया होगा आपके में। आगे अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। आगे सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके ये उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो प्रेरणा इनको और कहाँ से मिली है? तो सोम आनंद को ये क्या करते हैं? समर्पित करते हैं, ये ध्यान रख लेना। आगे हैं जगदीश चंद्र ने ये भूमिका लिखी है, इनका नाम याद रखना। कथा सार इसका थोड़ा-सा देख लेते हैं। इस उपन्यास का जो आरंभ है वो कहाँ से होता है? तो काली से होता है। इस उपन्यास का जो आरंभ है वो काली से होता है जो कि एक हरिजन जाति का युवक है। उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से गौड़ेवा गाँव लौटने से होता है। यानी कि जो एक युवक है, आधुनिक सोच वाला युवक है काली और वो कानपुर शहर में रहता था। कानपुर शहर का नाम अच्छे से याद रख लेना और घोड़ेवाहा गाँव का आप जानते हैं इसमें ज़िक्र किया गया है। ठीक है? तो घोड़ेवाहा गाँव लौट करके आता है। काली नाम याद रखना। गाँव में उसकी एक चाची है जिसका नाम है प्रतापी, प्रतापी रहती है जिसने उसको पाला-पोसा था। ठीक है? तो इसका पालन-पोषण किसने किया था चाची का ये भी पूछा जा सकता है। ये किया था चाची प्रतापी ने। काली के माँ-बाप की जो मृत्यु थी वो बचपन में ही हो गई थी। 6 वर्ष बाद जब काली ये भी मैं आगे बताऊँगी आपको कि उनके माँ-बाप की मृत्यु कैसे हुई थी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, किस बीमारी के कारण हुई थी, ठीक है? तो आगे देखने को मिलेगा। 6 वर्ष बाद जब काली कानपुर से अपने गाँव वापस आता है, तो वह देखता है कि चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। यानी कि कच्चे मकान थे, सबके छप्पर, झोंपड़ियाँ वगैरह उस तरह का जो माहौल उसे देखने के लिए मिला। अभी तक भी चमार उसी स्थिति में है जिस समय में वो छोड़ के गया था। गाँव में ज़मीनों के मालिक चौधरी हैं। ठीक है, गाँव में ज़मीनों के मालिक कौन है? चौधरी हैं। वे लोग बेबाक चमारों से गाली-गलौच और मारपीट करते रहते हैं। यानी कि जो चौधरी लोग हैं, जो ज़मीनों के मालिक हैं, वो बेबात, बिना बात की चमार कुछ भी उनसे नहीं कहते हैं,
लेकिन फिर भी वो गाली गलौच और मारपीट करते हैं। उपन्यास के प्रारंभ में ही हरनाम सिंह निर्दोष जीतू की पिटाई कर देता है, ठीक है? प्रारंभ में ही हरनाम सिंह, आगे देखेंगे कौन है भई, है ना? जीतू की पिटाई कर देता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना रहता है, ठीक है? जो मंगू चमार है वो चौधरी हरनाम सिंह का क्या है? गुलाम बना रहता है, जबकि उसकी जो बहन है ज्ञानो चौधरी के अन्याय का विरोध करती है, ठीक है? ये ज्ञानो कौन है? ये इसकी बहन है मंगू चमार की, ये ध्यान रखना। वो हरनाम सिंह का गुलाम है, लेकिन जो उसकी बहन है वो चौधरी के अन्याय का विरोध करती है। कालिदास यानी कि काली अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसे छज्जू साहब बताता है कि जहाँ दलित लोग रहते हैं वह ज़मीन उनकी नहीं है, ठीक है? वो पक्का मकान नहीं बना सकते हैं वहाँ पर, इसीलिए वो आज तक कच्चे रह रहे हैं, क्योंकि कच्चा जो मकान होगा, छप्पर, झोपड़ी वगैरह, उसको तो कभी भी उठा के फेंका जा सकता है ना? लेकिन अगर पक्का मकान बना लिया तो फिर उसको तोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है ना? वह सामलात ज़मीन है, अर्थात वह लोग उस पर केवल रह सकते हैं, पक्का मकान नहीं बनवा सकते हैं। तो काली जब मक्का पक्का मकान बनवाना चाहता है ना? लेकिन उसे कौन बता देता है? छज्जू साहब बताता है कि यहाँ पर ये ज़मीन हमारी नहीं है। काली को अपना घर पक्का बनवाते देखकर चौधरी लोग दलित को आपस में ही लड़वा देते हैं। ठीक है? काली जब अपना पक्का घर बनवाता है तो चौधरी लोग क्या करते हैं? दलितों को आपस में लड़ा देते हैं। मंगू और काली के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान काली का ज्ञानों के साथ प्रेम भी बढ़ने लगता है। काली को पक्का मकान बनवाते देखकर छज्जू साहब, मिस्त्री आदि सभी लोग उसे चमार कहकर छुआ-छूत का व्यवहार करते हैं। ऐसे छुआ-छूत से बचने के लिए नंद सिंह, ये छज्जू साहब चमार नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ऊपर बोल दिया था मैंने गलती से। इसी छुआ-छूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख बनता है, पहले सिख होता है, लेकिन बाद में ईसाई जो धर्म है उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है? इसी छुआ-छूत से बचने के लिए नंद सिंह पहले सिख था, ये ध्यान रखना, और बाद में ईसाई बन जाता है, लेकिन उसके साथ फिर भी वैसा ही व्यवहार होता है। अगर मान लीजिए हमारे आँखों देखे ऐसा हो कि कोई चमार है या भंगी, कोई भी है, अगर निम्न जाति का जिन्हें बना दिया गया है, जिनको समझा जाता है ना, प्लीज़ कोई भी बुरा मत मानना, जो इसमें दिखाया गया है वही मैं बोल रही हूँ। अगर वो हमारे आँखों के देखते-देखते, मतलब किसी के भी देखते-देखते अगर अपना धर्म भी परिवर्तन कर ले, लेकिन उसके साथ फिर भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा कि पहले होता आया है ना? धर्म केवल उसने नाम के लिए बदला है, जाति का जन्म तो उसने उसी जाति में लिया है। ऐसा हमारे इस देश का जो व्यवहार है वो चला आ रहा है। बीच में तो कहीं न कहीं खत्म होने पर थी जाति प्रथा, लेकिन अब फिर दोबारा अब से अब बहुत ही भयंकर जो रूप है वो उसका हो चुका है। कामरेड बिसनदास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का क्या करता है? प्रयास करता है, ठीक है? कामरेड बिसनदास का नाम याद रखना है, ये छुआछूत के व्यवहार को रोकने का प्रयास करता है। कबड्डी में जानबूझकर हरनाम सिंह का भतीजा हरदेव काली का कूल्हा तोड़ देता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, कबड्डी में जानबूझ करके जो हरनाम सिंह है, हरनाम सिंह आप जानते हैं किसका है? हरनाम सिंह ये चौधरी है और इसका भतीजा है हरदेव। हरनाम सिंह का जो भतीजा है हरदेव, ये काली का कूल्हा तोड़ तोड़ देता है जानबूझ करके, है ना? अचानक काली की जो चाची है वो प्रतापी बीमार पड़ जाती है और उसका देहांत हो जाता है। माँ-बाप तो पहले ही चल बसे थे, लेकिन जो प्रतापी चाची है वो भी मर जाती है। तभी काली का सारा धन और उसकी चाची द्वारा बनवाए गहने एक पड़ोसन चुरा ले जाती है। वह चाची की मृत्यु पर शोक जताने आई थी। कितना मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि चाची की जब मृत्यु हुई थी, शोक जताने जब महिलाएँ आती हैं, तो काली बेचारा जितना कानपुर से धन इकट्ठा कर कर के लाया था, है ना? और उसकी चाची ने जो भी गहने वगैरह बनवा के रखे थे, वो सब भी चुरा करके ले जाती है। काली फिर से घास खोदने और लालू पहलवान के यहाँ पर मज़दूरी करने पर मजबूर हो जाता है। एक बार गाँव में बाढ़ आ जाती है। एक बार क्या होता है, गाँव में बाढ़ आ जाती है तो उसका मुकाबला चमार और चौधरी मिलकर के करते हैं, है ना? क्योंकि सभी की जान यहाँ पर मुसीबत में है। लेकिन चमार लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं। इससे चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अंत में 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलखते देखकर चमारों का साहस जवाब दे जाता है। ठीक है? ये ध्यान रख लेना, जो चमार हैं जब ये लोग बेगारी करने से मना कर देते हैं, है ना? चौधरियों की तो क्या करते हैं, जो चौधरी लोग हैं वो चमारों का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। यानी कि उनका कोई काम नहीं बनता है और अंत में जब 15 दिन तक बच्चों को भूख से बिलखते देखा, तो चमारों का जो साहस है वो जवाब दे गया और वो चौधरी की शर्तों को मान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझकर आधे दिन की दिहाड़ी पर समझौता कर लेते हैं। आगे उपन्यास का जो अंत है वो काली के प्रेम की त्रासदी से होता है, जहाँ ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और काली का कोई नहीं होने के कारण उसका उससे विवाह नहीं किया जाता, बल्कि उसे जहर दे करके मार दिया जाता है। अंत में काली को अपनी प्रेमिका का हत्या का मर्मांतक दुःख लेकर के गाँव से भागना पड़ता है। ठीक
ठीक है? उनकी इतनी हालत मतलब खराब थी पहले, आजकल खैर इतना तो नहीं है ना? लोग अब साथ-साथ थोड़ा-सा काम करने लगे हैं, लेकिन धीरे-धीरे जो सरकार है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए आज भी जातियों को आपस में लड़ा रही है। भूमिका भूमिका थोड़ा-सा इसमें और यहाँ पर लिखा हुआ है किया है। चलो और लेखक ने ये जो उपन्यास है वो सोमानंद को समर्पित किया है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन मैं बता चुकी हूँ आपको। इम्पोर्टेंट यहाँ पर और देख लीजिए, काली की जो माँ है उसको बचपन में ही प्लेग ने निकल लिया था, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया था, काली की माँ को माँ और बाप बचपन में ही चल बसे थे और उसकी प्रतापी चाची ने पाला था और इसकी माँ किस बीमारी से मरी थी, बीमारी का नाम पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर हाइलाइट किया हुआ है। प्लेग ने उसको निकल निगल लिया था और उसके जो चाचा थे उनका उसका जिसने उसका पालन-पोषण किया था, उसको हैजे ने खा लिया था, ठीक है? माँ कैसे मरी थी? प्लेग से मरी थी और चाचा जो कि प्रतापी चाची के पति थे, उन्होंने उसका पालन वो हैजे से मर गया था। मुख्य पात्रों को अगर देखें तो काली केंद्रीय पात्र है इसमें, ज्ञानो काली प्रेमिका है, प्रतापी काली की चाची है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है। जस्सो काली की माँ का नाम है। मंगू ज्ञानो का भाई है। चौधरी हरनाम सिंह, छज्जू शाह एक साहूकार है। बिशनदास डॉक्टर है ना? कॉमरेड बिशनदास और निहाली काली की पड़ोस की ताई है ना? और जीतू, प्रीतो, निक्कू, मुंशी शिवराम गाँव के मास्टर हैं, पंडित संतराम गाँव के पंडित हैं। तो ये सभी पात्र आपको याद रखने हैं। प्रमुख उद्धरण देखते हैं आगे। अगर आपको ना इनकी पीडीएफ चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, पूरे यूनिट 6 से लेकर के पूरे यूनिट 10 तक, है ना? तो भी आप पीडीएफ भी इसकी ले सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट करके बता देना। इस तरह की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रमुख उद्धरण गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी यानी कि हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। ये गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी हरिजनों की बस्ती के निकट होने का संकेत दिया। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। मतलब जब गली में कोई नया बंदा आता है तो कुत्ते उस पर भौंकते ही हैं, सारे गली के कुत्ते मिल जाते हैं ना। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए जब वो गाँव में प्रवेश उसने किया था, उस समय का एक उद्धरण है और चाची ने काली की आवाज़ को पहचान लिया और स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास ना आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, "रख साइयाँ दी।" ठीक है? रख साइयाँ दी यानी कि जैसे गॉड ब्लेस यू वगैरह हम बोलते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? तो उस तरह के इन्होंने ये शब्द बोले थे, चाची काली से बोलती है, ठीक है? आज तेरा बाप ज़िंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। ये चाची किसको बोलती है? काली से बोलती है कि आज तुम्हारा अगर बाप ज़िंदा होता तो कितना खुश होता तुम्हें इतना बड़ा देख कर के। उसने तो तुम्हें जी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने ही आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई और तेरा चाचा चप्पे गिन-गिन कर तुम्हें पाल-पोस रहा था लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी बची है। ठीक है? न काली से कह रही है उसकी चाची, चाची काली को बोलती है, ठीक है? आगे है तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले मकान बनाने के लिए ₹100 उधार लिए थे। ₹100 यानी कि ₹100 उधार लिए थे। ये छज्जू शाह काली को बताता है, ठीक है? तुम्हारे चाचा सिद्धू ने 12 साल पहले उधार लिए थे, उससे ब्याज लेना तो मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वह अपना प्रेमी था। उसने असल रकम में से ₹75 ही वापस किए थे और ₹25 अभी बाकी थे कि उसे मौत ने आ घेरा। बेचारा बहुत ईमानदार आदमी था, मेरा बड़े-बड़े चौधरियों और साहूकारों से लेन-देन है, लेकिन उस जैसा ईमानदार आदमी आज तक मैंने नहीं देखा, ये छज्जू शाह काली से कहता है। आगे है छप्पड़ सबका साझा है, क्या कमीन, क्या चमार, क्या जाट, क्या महाजन, जितना जी चाहे मिट्टी खोद लो। लेकिन इतना ख़्याल रखना कि कहीं बहुत गहरा गड्ढा ना बन जाए। पारसार पारसार ऊँचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने पारसार का यहाँ पर है पड़साल, पड़साल यानी कि पिछले साल, ठीक है? ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट है। पड़साल पहले पिछले साल ऊँचे मोहल्ले के पूरन सिंह ने वहाँ कुआँ सा खोद दिया था। बरसात में छज्जू शाह की भैंस उसमें ऐसी फँसी कि उसे बल्लियाँ देकर के निकालना पड़ा था। ये चौधरी काली से बोलता है। आगे शरारत पहले भी होती थी, लेकिन लोग चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं उस समय चुप नहीं रह सकता। जब पानी सिर से गुजरने लगता है, ये काली चौधरी से कहता है ना? सीधा पंगा ले रहा है लड़का। मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता। मैं तो सिर्फ़ मलबे का मालिक हूँ। ये कौन कहता है? काली चौधरी से कहता है। आगे तू जब भी मुँह खोलता है, तो तेरी काली जबान पर मार्क्स और लेनिन का नाम होता है और जब ये पादरी बोलता है, तो एक ही आवाज़ निकलती है, वह भी अंजील और ईसा मसीह की। ये कौन कहता है? महाशय बिशन दास से कहता है। आगे रे सवेरे नंद सिंह को देख वह बोला, सुन चामरा,
ईसाई बनने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा क्या? क्या टट्टी पेशाब पहले की तरह ही करता है या तरीका बदल गया है? नंद सिंह ने भी उल्टा-सीधा जवाब दिया और अ, गड्डम चौधरी ने जूता उतार लिया और लगा मारने, है ना? घमंडी चौधरी था, उसने इतना सुना नंद सिंह का जब उल्टा जवाब सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने जूते से मारना उसे शुरू कर दिया। मज़े की बात ये है कि जूता भी नंद सिंह का ही बनाया हुआ था। ठीक है? जूता किसने बनाया था? नंद सिंह ने ही बनाया था। और उसे उसके पैसे भी नहीं मिले थे। वह 4 जूते खाकर भी पेशाब के झाग की तरह बैठ गया। गड्डम चौधरी ने उससे कहा कि चमड़ा कलाया हो या लाल हो, कमाया हुआ या कच्चा आखिर चमड़ा है ना? चमड़ा यानी कि चमार जाति को चमड़ा बुलाया है। चमड़ा काला हो या लाल हो, कमाया हो या कच्चा हो, आखिर चमड़ा है। नंद सिंह खारिस खाए कुत्ते की तरह चूं-चूं करता हुआ अपने घर चला गया। है ना? चौधरियों के सामने कहाँ चली उसकी। तो ये चौधरी और नंद सिंह के बीच की जो है वारदात है। पूंजीपति ये कभी नहीं चाहते कि मज़दूरों में एकता हो। जैसे कि पहले समय पर पूंजीपति नहीं चाहते थे और आजकल तो हमारे नेता ही नहीं चाहते हैं। है ना? आजकल हमारे नेता लोग ही नहीं चाहते कि मज़दूरों में, गरीबों में, आम जनता में एकता हो, है ना? वो उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। मुतबाज़ों यूनियन बनाना भी एक उम, इम्पीरियल लिस्ट चाल है मज़दूरों के इत्तेहाद को तोड़ने की। ये कौन कहता है? बिशनदास काली को बोलता है। आगे सिख बन जाने का मतलब यह तो नहीं कि चमार नहीं रहा, धर्म बदलने से जात तो नहीं बदल जाती। ये कौन कहता है? संता सिंह नंद सिंह से कहता है। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़ा तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है। यानी उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष पैदा होता है, लेकिन मार्क्सवादी इंकलाब से यह तबका खत्म हो जाएगा और प्रोलतारिया का बोलबाला होगा। ये बिसंदास किससे कहता है? काली से कहता है। आगे आज हमने ऊपर जगदीश चंद्र के बारे में नहीं देखा था, तो अभी देख लेते हैं। इनका जन्म 1930 में हुआ था और 1986 में मृत्यु होती है। ठीक है? अन्य उपन्यास है इनके यादों का पहाड़ 1966, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टूंडा लाट 1976, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000 और जमीन अपनी तो थी 2001 ईस्वी। ये अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य इनके लिखे हुए हैं, जरा देख लेना। अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? आधा पुल जो इनका उपन्यास है, ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है? आधा पुल उपन्यास किस पर ही है? इनके अन्य जो उपन्यास है उनके बारे में भी याद कर लेना। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न और पूछा जा चुका है इसलिए बता रही हूँ। आधा पुल उपन्यास युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, याद रखना। मुट्ठी भर कांकर विभाजन के पश्चात पंजाबी शरणार्थियों के सैलाब से दिल्ली के आसपास जाट किसानों के बेघर होने की त्रासदी का चित्रण करता है। टुंडा लाट जो उपन्यास है उसमें सेवा में अस्थायी कमीशन प्राप्त सुनील की प्रेम कहानी का चित्रण है। घास गोदाम में दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी है। ठीक है? घास गोदाम में क्या है? दिल्ली के पड़ोसी किसानों की बर्बादी है। ध्यान रखना। नरक कुंड में वास, ये धरती धन्ना अपना जो उपन्यास अभी हमने पढ़ा है उसका विस्तार रूप है नरक कुंड में वास। कभी समय मिले तो पढ़ लेना जब नौकरी लग जाए। जमीन अपनी तो थी, यह एक दलित कथा है, जमीन अपनी तो थी। तो यहाँ पर हमारे कैसा लगा? अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सबकी, देखो यूनिट 6 से लेकर के 10 तक अगर आपको यूनिट पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? सबकी पीडीएफ देखो टेलीग्राम पर तो नहीं दी जा सकती क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना? लेकिन कुछ पीडीएफ मैं डाल देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना और अगर आपको पेड बैच से जुड़ना है तो पेड बैच से भी आप जुड़ सकते हैं नाम मात्र की फीस में। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या-क्या मिलने वाला है कॉम्बो बैच ऑफर में। अभी ऑफर चल रहा है तो अभी आप जुड़ सकते हैं केवल और केवल सबसे पहले तो इसकी फीस देख लीजिए। केवल आपकी 2 ही किताबें आएँगी इतने में, है ना? अगर आप दृष्टि पब्लिकेशन भी खरीदने लगे तो 2 ही खरीद पाएँगे। लेकिन यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों की थ्योरी क्लासेस 7 इयर्स पीवाईक्यू रिकॉर्डेड क्लासेस 2000 का बोथ पेपर, वन लाइनर मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? और अगर आपने ये 20 जनवरी तक ले लिया तो ठीक है ना? अगर नहीं जुड़ते हैं तो फिर आपको ये इतने में नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सब्सक्राइब ज